हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 का या सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देना है और उनका हिंदी है एईसी पेपर, उनके लिए वीडियो बहुत काम का है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये पढ़ना किनको है, कौन बच्चा इसको पढ़ेगा। ठीक है, ये समझना जरूरी है, नहीं तो पता चला आप कोई सेमेस्टर के पढ़ लेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो एईसी पेपर है, जो एईसी पेपर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये एईसी पेपर दो जगह पे काम करता है। ये सेमेस्टर 1 के लिए भी काम करेगा और ये सेमेस्टर 2 के लिए भी काम करेगा। यानी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, एईसी हिंदी हम लोग पढ़ा रहे हैं, एईसी हिंदी हम लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हो, सब लोग इसको देख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सेमेस्टर 1 में हमारे अगर विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात करें तो आर्ट्स के बच्चे का हिंदी रहता है, और जो बच्चे का आर्ट्स वाला का सेमेस्टर 1 में हिंदी रहता है, साइंस और कॉमर्स वाले का सेमेस्टर 2 में हिंदी रहता है। दोनों सेम सिलेबस है। जैसे बीबीएम के धनबाद की बात करें, विनोबा विश्वविद्यालय की बात करें, बीबीएम के धनबाद की बात करें तो किसी को हिंदी मिलता है। अगर हिंदी मिला है सेमेस्टर 1-2 दोनों में से, सेमेस्टर 1-2 में से अगर एक जगह हिंदी मिला है तो एक जगह इंग्लिश मिलेगा, तो हिंदी यही रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो हिंदी यही रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा, चाहे 1 में मिले या 2 में मिले। सेमेस्टर 1 या 2 दोनों में से एक जगह आपको हिंदी मिलेगा और एक जगह इंग्लिश मिलेगा। तो जब भी आपका हिंदी हो, चाहे सेमेस्टर 1 में हिंदी मिले चाहे सेमेस्टर 2 में हिंदी मिले, यही पेपर होगा। फिर ध्यान रखना 3-4 का अलग होता है, 3-4 का हिंदी अलग होता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं 1 और 2 का। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का हिंदी यही होगा जो आपके सामने दिख रहा है। और ये जो देखिए PYQ है सर, 22-26 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जिसको हम लोग MIL हिंदी बोलते हैं। MIL का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। MIL का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी, और इसका हम लोग सेट 1 करने जा रहे हैं। इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सेट 1 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट 1। और उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हमको PDF चाहिए। वीडियो तो आप यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, वीडियो तो हम देख रहे हैं, बार बार वीडियो को देख के बहुत दिक्कत होता है। हम PDF पढ़ लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, वीडियो देखने से हमको समझ आ जाता है, बट उसका थ्योरी लिखेंगे कैसे? लिखना है ना, कोई MCQ तो है नहीं। तो ऐसे में PDF कैसे मिलेगा सर? बहुत सारा बच्चों का फ़ोन आता है। तो चलिए हम आपको बता दें कि PDF के लिए हमने एक कोर्स बना रखा है। आप उस कोर्स को 199 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट के PDF, सिर्फ हिंदी का नहीं मिलेगा, सारा सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। कैसे उस PDF कोर्स को ले सकते हैं, कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। प्ले स्टोर में जाएंगे, एक ऐप है CWH ऑनलाइन एकेडमी, उसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। तो CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद पहला प्रोसेस उसमें आता है रजिस्टर करने का। नीचे रजिस्टर दिखेगा तो पहले रजिस्टर में जाइएगा, पूरा डिटेल भरिएगा। डिटेल भर के वहाँ एक पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, तो पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। पासवर्ड जनरेट करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा वो। उसके बाद ऊपर में जस्ट रजिस्टर के ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और पासवर्ड जो बनाया अभी वो डाल दीजिएगा, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा कि किस कैटेगरी के कोर्सेज में आप जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जो साइंस का साइंस में जाएगा, जो आर्ट्स का आर्ट्स में जाएगा, जो कॉमर्स का है कॉमर्स में जाएगा, सबका अलग अलग कैटेगरी। तो आप वहाँ यूनिवर्सिटी चुनेंगे तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में चले जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रीन पे पेड कोर्स दिखेगा, पेड कोर्स में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और जिस सेमेस्टर में है उसका वहाँ पे नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। क्लिक करके आप खुद बाई कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे नहीं चलाते, कोई दूसरा करेगा, तो बगल में स्कैनर है, आप स्कैनर जनरेट करके उनसे पेमेंट करवा सकते हैं, कोर्स आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही कोर्स खरीद लेते हैं तो आपको अपने मोबाइल के नीचे दिखेगा माई कोर्स। माई कोर्स में जाना है, माई कोर्स में आपका कोर्स दिखेगा, उसमें कंटेंट में जाएगा तो सारा वीडियो, ये सारा PDF आपके पास आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है जहाँ से आप PDF ले सकते हैं। कुछ कुछ जैसे BBM को धनबाद का भी 51 रुपये में PDF आ रहा है, कुछ का 199 हमारा नज़दीक जिसका एग्ज़ाम हो जाता है उसका थोड़ा कम हो जाता है। और जो थोड़ा 1 महीना 1.5 महीने का PDF, जैसे अभी सेमेस्टर 1 रिव्यू का 1 महीना से ज़्यादा समय है, तो 1 महीना से ज़्यादा समय है, तो इसीलिए उनका 199 में सारे सब्जेक्ट का मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे साइंस के उनका खाली मेजर माइनर नहीं मिलेगा, बाकी सारा पेपर मिलेगा। आर्ट्स का तो सब मिलेगा, मेजर माइनर सब उसमें डाला रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब का मेजर माइनर वहाँ पे रहेगा। बाकी कॉमन पेपर सारा रहेगा, आप PDF पढ़ के आराम से कर सकते हैं। कोई गेस्ट पेपर खरीदने की जरूरत नहीं। अब गेस्ट पेपर का दुनिया चला गया, क्योंकि उससे आता जाता है नहीं। और आप गेस्ट पेपर खरीद के जो कन्फ्यूज हो रहे हैं, उससे अच्छा कि यहाँ ऑडियो और वीडियो दोनों मिल रहा है। यानी आपको वीडियो भी मिल रहा है और उसका PDF भी मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? आप गेस्ट पेपर त्यागो, गेस्ट पेपर छोड़ो, और ये CWH ऑनलाइन एकेडमी का जो सिस्टम है उसको फॉलो करो कि आपको PDF फॉर्म में हम दे दिए और उसको पढ़ाएंगे भी। कोई विद्या गेस्ट पेपर आपको पढ़ाता नहीं है,
वो सिर्फ बेच के छोड़ दिया, क्या बनाया क्या नहीं बनाया कंटेंट पता नहीं चलता। इसलिए सही चीज़ को पकड़िए और अच्छे एग्जाम में तैयारी करके अच्छा मार्क्स लाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग अपने क्लास की तरफ। और किसी तरह का क्वेरी हो तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है और यहाँ पे भी मैं दे दे रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं 22-26 के सेशन का सेट 1। ध्यान रखिएगा एक सेशन में 3-4 सेट का एग्जाम होता है, एक सेशन में 3-4 सेट का एग्जाम होता है। तो सबसे पहला सेट का यहाँ दिया हुआ फर्स्ट वर्ड का, संवाद के लिए किस तरीके का प्रयोग अधिक होता है, यानी बातचीत का या ईमेल का। बताइए, संवाद के लिए, बातचीत करने के लिए लोगों से सबसे ज़्यादा यूज कौन होता है, बातचीत होता है या ईमेल होता है। तो अगर हम बात करें कॉमन लाइफ की, सामान्य जीवन की, तो सबसे ज़्यादा लोग बातचीत से विचार रखता है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें तो वहाँ मेल होता है ज़्यादातर। तो याद रखना सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, बातचीत। प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय समाचार पत्रों के लेखन से यह संपादन है बोलता है प्रिंट मीडिया में एक डेस्क नाम से आता है पेज। तो डेस्क में क्या रहता है, तो बोलता है डेस्क जो पेज होता है उसमें संपादन होता है, संपादन वाला जो पेज होता है उसको डेस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखक से है या नहीं। मतलब लेखन कौशल वह व्यक्ति कर सकता है जो सृजनात्मक लेखन करता है। तो बोलता है कि यस, लेखन कौशल का जो नेतृत्व है या उपयोग है वो करता है सृजनात्मक लेखन में किया जाता है, कुछ नया लिखने में किया जाता है, कुछ ऐसा लिखने में किया जाता है जो नया हो। नीलकंठ का विग्रह क्या है, नीलकंठ को अगर हम विग्रह करके लिखेंगे तो होता है नीला कंठ वाला। नीलकंठ का मतलब होता है नीला कंठ वाला। संजय का विच्छेदन कीजिए, विच्छेदन समझते हैं ना, संधि विच्छेद। संजय को लिखेंगे सम जोड़ जय, सम जोड़ जय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला टिप्पण क्या होता है, आप लोग जानते होंगे टिप्पण, जन्म टिप्पण बनाइए। टिप्पण क्या होता है भैया, तो टिप्पण किसी पत्र, दस्तावेज, फाइल पर लिखी गई संक्षिप्त टिप्पणी या विचार होता है। टिप्पण किसी पत्र, दस्तावेज या फाइल पर लिखी गई संक्षिप्त टिप्पणी या विचार होता है। इसके माध्यम से अधिकारी अपने सुझाव, निर्देश और राय देते हैं। इसके माध्यम से अधिकारी अपने सुझाव, निर्देश और राय देते हैं। यह कार्यालय में यूज होता है, कार्यालय कार्यों को समझने, आगे बढ़ाने में सहायक होता है। छोटा सा टिप नोट बना देता है। इससे क्या होता है, ऑफिस का वर्क समझने और आगे बढ़ाने में आसान होता है। यह टिप्पण जो है हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और विषय से संबंधित होना चाहिए। टिप्पण जो है, जिसको हम लोग टिप्पण को बोलते हैं कि भाई छोटा सा एक रिपोर्ट बनाइए अपना। प्रतिवेदन क्या होता है, इसको रिपोर्ट बोलते हैं असली मायने में। तो प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य या समस्या की लिखित जानकारी को कहते हैं। प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य या समस्या की लिखित जानकारी को कहते हैं। इसमें तथ्य रहता है, इसमें विवरण रहता है, इसमें निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका उपयोग प्रशासनिक, शैक्षणिक और कार्यालय के कार्यों के लिए किया जाता है। और प्रतिवेदन के माध्यम से अधिकारियों को सही जानकारी मिलती है। रिपोर्ट के माध्यम से हम अधिकारियों को सही जानकारी दे देते हैं। तो रिपोर्ट हम लोग ये बोलते हैं प्रतिवेदन। संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण मतलब होता है किसी भी लंबी कहानी को संक्षेप में लिखना है। जैसे बहुत बड़ी घटना है तो देखते हैं मीडिया वाला उसको कैसे संक्षेप में लिखा, तो उसको बोलते हैं संक्षेपण। संक्षेपण मतलब होता है, संक्षेपण का अर्थ है किसी लंबे विषय या लेख को छोटा और सार रूप में प्रस्तुत करना। इसमें केवल मुख्य और महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती है संक्षेपण में। अब सब लिख देंगे फिर तो बड़ा हो जाएगा। संक्षेप लिखने का मतलब एक छोटा, अनावश्यक शब्दों और विवरणों को हटा दिया जाता है, उसका मतलब यूज नहीं करते हैं। संक्षेपण से विषय को कम शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है, यानी किसी भी विचार को, किसी भी विषय को कम शब्दों में स्पष्ट करने के लिए हम संक्षेपण का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी विचार को, किसी भी विषय को कम शब्दों में स्पष्ट करने के लिए हम लोग संक्षेपण का इस्तेमाल करते हैं। और एक संक्षेपण के अलावा होता है पल्लवन, बहुत डिटेल में, छोटा सा बात है कि फलाने ने फलाने को मारा, लेकिन उसके बाद उसको इतना कहानी लंबा चौड़ा बता देगा कि क्या बोले। लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता पर प्रकाश डालिए। लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो लेखन कौशल का अर्थ वह क्षमता है, लेखन कौशल वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, अपने भावनाओं, अपने अनुभवों को स्पष्ट, सही और प्रभावी ढंग से लिखित रूप में व्यक्त करता है। यह भाषा के सही प्रयोग, व्याकरण, शब्द चयन और विचारों की स्पष्टता पर आधारित होता है। लेखन कौशल शिक्षा, संचार, व्यावसायिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेखन कौशल की विशेषता है, पहला स्पष्ट होना चाहिए, जो भी बात करिए स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा शुद्ध होना चाहिए, लेखन कौशल में शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण का एकदम शुद्धता होना जरूरी है। एक अच्छा लेखन कौशल में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी जो भी बातें आप कर रहे हैं सीक्वेंस में कीजिए। और संक्षिप्तता होनी चाहिए, जो भी बात आप कर रहे हो संक्षिप्त कीजिए, समराइज करके करिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, समराइज करके अपनी बातों को पहुँचाना।
उसके बाद लेखन कौशल में प्रभावशीलता होनी चाहिए, यानी आप जो लिख रहे हैं उसका प्रभाव दिखना चाहिए। और लेखन कौशल में जो भाषा का प्रयोग होता है वो सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। लेखन कौशल में जो भाषा का प्रयोग होता है वो सरल, सिंपल और साधारण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए इनके महत्व पर प्रकाश डालें। ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, सब 15 नंबर का क्वेश्चन, याद रखिएगा। छोटा छोटा देखिए, जो हिंदी में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है बहुत लोगों को पता ही नहीं है। चलो देखो, एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है हिंदी में। जो हिंदी है, हिंदी मतलब एईसी पेपर जो है, एईसी का हम बता देते हैं। एईसी पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 50 नंबर का होगा। कैसे पूछा जाएगा 50 नंबर? तो दो पार्ट में पूछा जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का पार्ट ए होगा। पार्ट ए जो है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का होगा, 5 नंबर का, जिसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 5 नंबर का होगा। और इसमें मतलब कंपलसरी रहेगा, पांचों बनाना होगा एक एक नंबर के, ठीक है। एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 नंबर हो गया। अब यहाँ देखिए इसको, ये क्या है, तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? तो 5 पूछा जाएगा। उसमें आंसर कितना करना है? तो 3 का आंसर करना है। और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, इस हिसाब से 45 नंबर ये हो गया। तो 45 नंबर ये और 5 नंबर ऊपर है, तो टोटल मिला के 50 नंबर हो गया। ये है आपका एग्जाम पैटर्न एईसी पेपर का, ये आपका एग्जाम पैटर्न है एईसी पेपर का। याद रखिएगा एईसी पेपर का एग्जाम पैटर्न यही है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसी एग्जाम पैटर्न के आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। यही एग्जाम पैटर्न आपको फॉलो करना है। 50 नंबर का जो भी एग्जाम होगा इसी तरह से होगा, जितना भी 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, संपादकीय लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बोलता है संपादकीय लेखन वह लेख होता है जिसे किसी समाचार पत्र, पत्रिका का संपादक लिखता है। यानी संपादक जो होता है, किसी समाचार पत्र का जो संपादक होता है, जिसको बोलते हैं एडिटर, वो एडिटर लिखता है उसको। जो पत्र एडिटर को लिखा, एडिटर लिखता है उसको बोलते हैं संपादकीय पत्र, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें किसी से महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय विषय पर संपादक अपना विचार प्रस्तुत करता है। अखबार पढ़ते हो ना, पेपर, उसमें एक वो पेज होगा बीच में संपादकीय, उसमें संपादक अपना विचार लिखेगा, वही पेज होता है संपादकीय पेज। अपना विचार और मत प्रस्तुत करता है। संपादकीय के माध्यम से किसी घटना, समस्या के विश्लेषण किया जाता है और पाठकों को उस विषय के बारे में सही जानकारी और दृष्टिकोण दिया जाता है। संपादकीय लेखन का महत्व निम्नलिखित है। पहला, यह समाज, देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश डालता है। दूसरा, संपादकीय के माध्यम से पाठकों को किसी विषय के बारे में सही दिशा और विचार मिलता है। यह जनता में जागरूकता और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। संपादकीय समाज और सरकार के बीच में संवाद का माध्यम बनता है। यह पाठकों को घटनाओं का विश्लेषण समझने में सहायता करता है और संपादकीय लेखन से समाज में सुधार होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है और सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो संपादकीय लेखन बहुत जरूरी है। अगर संपादक लिखता है किसी चीज़ों के बारे में तो सरकार भी उस पर फोकस करती है और उसको ठीक करती है। बोला नियुक्ति पद हेतु, अगर आप नौकरी के लिए ज्वाइन अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहते हैं, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, जिसको बायोडेटा बोलते हैं, तो जब आप किसी जगह पे नौकरी के लिए बायोडेटा या किसी काम के लिए बायोडेटा देना चाहते हैं तो बायोडेटा कैसे तैयार करेंगे? तो देखिए यहाँ पे बायोडेटा हम लोग तैयार करते हैं। बायोडेटा सबसे ऊपर में लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे, मान लीजिए राहुल कुमार, पिता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, पता लिखेंगे, शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे, ठीक है, कुमाली इंटरमीडिएट कॉमर्स में। कौशल लिखेंगे कि हमको क्या क्या स्किल आता है, हम कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं, कंप्यूटर सीखे हुए, टाइपिंग सीखे हुए, बताएं। इंटरेस्ट लिखेंगे कि उसका क्या क्या पढ़ना, खेलना, नई चीज़ों को सीखना। भाषा का ज्ञान लिखेंगे, कौन कौन भाषा जानते हैं। उद्देश्य लिखेंगे कि हमारा क्या उद्देश्य है इस संस्था में नौकरी करने का, हम क्यों नौकरी करने आ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि खाली पैसा कमा रहे हैं। देखिए लिखा है क्या, किसी प्रतिष्ठित संस्था में कार्य कर अपने कौशल का उपयोग करना और अनुभव प्राप्त करना हमारा मेन उद्देश्य है। कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हम भी कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे और अपने कुछ नॉलेज से इस संस्था को मदद कर पाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और क्या लिखते हैं भैया बायोडेटा में? तो घोषणा लिखते हैं, जिसमें घोषणा लिखते हैं कि हम उपयुक्त सभी जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है, हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं, लास्ट में सिग्नेचर करते हैं, यहाँ दिनांक लिखते हैं, स्थान लिखते हैं, साइन करते हैं, राहुल कुमार। यही है हमारा बायोडेटा। इसी तरह हम लोग बायोडेटा बनाते हैं। तो बायोडेटा कैसे बनेगा वो भी क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है कि भैया कारक की परिभाषा देते हुए इसके भेद पर प्रकाश डालिए। हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं और कारक आप जानते हैं, कारक क्या होता है? तो बोला हिंदी व्याकरण में कारक उस संबंध को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम
का वाक्य में क्रिया के साथ होता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम वाक्य में क्रिया के साथ जो सटा होता है उसको कारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कारक। दूसरे शब्दों में वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में क्रिया से जुड़ता है उसे कारक कहा जाता है। कारक वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में मदद करता है। अब कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, जो क्रिया को करने वाला होता है। कर्ता कारक वो होता है जो क्रिया को करने वाला होता है, उसको कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो बताइए यहाँ पे क्रिया को करने वाला कौन है? राम। दूसरा कर्म कारक, यहाँ पे कर्म की बात करेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा करण कारक, जिससे या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो करण कारक होगा। चौथा संप्रदान कारक, जिसके लिए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक, जिससे अलग होने या दूर होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, जो दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक, जिसमें या जिस स्थान पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और संबोधन कारक, तो किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयुक्त रूप को संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, इधर आओ, संबोधन करते, ठीक है, महाशय, ये सब संबोधन कारक का एग्जाम्पल है। समास की परिभाषा दें और इसके भेद को लिखें। समास क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त और अर्थपूर्ण शब्द बनाना समास करता है। समास में बने शब्दों को समस्त पद कहा जाता है। समास का उपयोग भाषा को संक्षिप्त करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए करते हैं। समास के भेद क्या है? अपव्ययी समास है, अपव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और पूरा शब्द अव्यय की तरह ही प्रयोग होता है उसे अपव्ययी कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, दो तो अलग चीज है। तत्पुरुष समास का, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसको लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ राजा, राजपुत्र, तो पुत्र प्रधान है ना, दूसरा पद प्रधान है। जलपान, तो पान प्रधान है। कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों पदों के बीच में विश्लेषण या विशेष का संबंध होता है, नहीं विशेष का संबंध होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास, यानी कर्म को धारण करने वाला। जैसे नीलकमल, तो नीला कमल। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान होते, समान रूप से प्रधान होते, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे माता और पिता दोनों प्रधान है, भाई बहन दोनों प्रधान है। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्या बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तो 3 लोक, तो 3 संख्या बता रहा है। पंचवटी, 5 वटों का वृक्ष, इसको बोलते हैं द्विगु समास। और बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और उसका अर्थ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे 10 आनन, कोई पद नहीं है, 10 आनन, 10 मुख वाला, मतलब 10 मुख वाला कौन है? तो रावण, किसी और को इंडिकेट कर रहा है। नीलकंठ, नीलकंठ कौन? नीलाकंठ वाला कौन है? नीलाकंठ, तो शिव, दूसरे को इंडिकेट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। अब बात करते हैं हिंदी में लिंग निर्णय संबंधित आवश्यकता और नियमों का विस्तार में उल्लेख कीजिए। तो बोलता है हिंदी भाषा में संज्ञा शब्दों के 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। किसी संज्ञा के लिंग को सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। संज्ञा का लिंग का जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि वाक्य में क्रिया, विशेषण और सर्वनाम का रूप लिंग के अनुसार ही बदलता है। इसलिए शुद्ध और प्रभावी भाषा प्रयोग के लिए लिंग का सही निर्णय आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग। हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, हम लोग को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पते नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना, बदल जाता है कभी कभी, एक ही चीज है उसके साथ कभी स्त्रीलिंग लग जाता है कभी पुल्लिंग लग जाता है। तो लिंग के निर्णय की आवश्यकता, तो बोलता है शुद्ध भाषा प्रयोग करने के लिए लिंग का सही ज्ञान होना जरूरत है। वाक्य में क्रिया और विशेषण के रूप में लिंग को मतलब क्रिया और विशेषण का जो रूप है लिंग के अनुसार बदलता है। इससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट और सही बनता है और लेखन और बोलचाल की भाषा में शुद्धता बनी रहती है। लिंग अप्लाई करने का नियम क्या है? तो बोलता है लिंग निर्णय के नियम क्या है? तो पहला, पुरुष जाति के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, कमरा, ठीक है, आ आता है उस पुल्लिंग है। और जिस के लास्ट में ई आता है या इया आता है वो स्त्रीलिंग है। जैसे लड़की, बुढ़िया, ऐसे सब स्त्रीलिंग है। नदियों, बोलते हैं नदियों, भाषाओं और लिपियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। नदी का नाम जैसे गंगा नदी है तो स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषा और लिपि जो होता है सब स्त्रीलिंग होता है। पर्वत, समुद्र और देश के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग प्रयोग से ही किया जा सकता है, यानी वो पुल्लिंग भी हो जाते हैं वो स्त्रीलिंग भी हो जाते हैं। जैसे किताब, किताब स्त्रीलिंग है, ठीक है, लेकिन हम लोग कभी पुल्लिंग में यूज कर लेते हैं और पानी पुल्लिंग माना जाता है। अब हम लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है,
कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, आप लोग जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, इसको बोलते हैं सफिक्स और प्रफिक्स। शब्द के पहले जुड़ना, शब्द के बाद जुड़ना। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ के उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो शब्द के बाद में जुड़कर उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ यही बात लिखा है कि जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, प्रफिक्स, इंग्लिश में प्रफिक्स बोलते हैं। और जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, प्रफिक्स। बाद में ये शब्द के पहले लगते हैं, ये शब्द के बाद में लगते हैं। बोलता है शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ये भी शब्द के रूप और अर्थ दोनों में परिवर्तन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ज्ञान था एक शब्द, उसके पहले लग गया अज्ञान, मीनिंग चेंज। पुत्र एक शब्द है, उसके पहले लग गया सुपुत्र, मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह सुख एक शब्द है, बाद में द जुड़ गया, सुखद, मीनिंग चेंज। बालक एक शब्द है, उस बाद में पन जुड़ गया तो बालक, बालपन, एक अलग मीनिंग हो गया। इसका मतलब है कि अगर किसी शब्द के पहले जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं उपसर्ग, हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और बाद में जुड़ जाता है उसको बोलते हैं सफिक्स, प्रत्यय। तो अगर बाद और पहले और बाद में जुड़कर शब्दों के अर्थ बदल दिए जाते हैं तो वो उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं, वो उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए हमने आपको सारा क्वेश्चन बता दिया, लेकिन आपको सारा नहीं लिखना, आपको तो वही ना लिखना है। जैसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा हम 5 भी लिख दिए आपको, तो 5 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए, लेकिन उसमें से आपको 3 ही ना अटेम्प्ट करना है। तो 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और आप पूरा पढ़िए, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये तय मानिएगा कि बी नव भावी विश्वविद्यालय में क्वेश्चन PYQ से ही आएंगे, PYQ से ही आएंगे बाबू लोग। तो इसको पढ़ने की जरूरत है। ये भी 22-26 का सेट 2 है जो अगले लेक्चर में जाएगा, लेक्चर 2 वेट कीजिएगा, तो लेक्चर 2 में जाएगा। सारा का सारा लेक्चर इसी चैनल पर होगा। अगर आप इस चैनल में पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट जता रहे, लग रहा है ये चैनल आपको मदद करेगा एग्जाम के समय, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए। उनका भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यही तो ध्येय है हमारा कि हम लोग यूट्यूब पर आकर पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को एग्जाम के समय हम लोग मदद कर पाएँ। और मैं फिर बता दूं कि हमारे यहाँ सेमेस्टर 2 का बैच जो है स्टार्ट होने वाला है 15 मई से। तो अगर आप सेमेस्टर 1 में चूक गए, नहीं पढ़ पाए हमसे ऑनलाइन, तो आप सेमेस्टर 2 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ आर्ट्स और कॉमर्स के सारे मेजर पेपर की पढ़ाई होती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आर्ट्स के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी। थैंक यू।